मिनिस्ट्रीज ऑफ के आज की इस वीडियो में हम आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए अहम हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्रीज ऑफ के ऊपर। जब आप किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं या बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको वहाँ की मिनिस्ट्री से डील करना पड़ता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट सेक्टर को मिनिस्ट्रीज लीड करती हैं। तो इसीलिए इनकी जिम्मेदारियों और इख्तियारात को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास जो मिनिस्ट्री होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच में का मतलब को हम सागिया भी कहते हैं, जिससे हम बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम अपनी लेते हैं। हमारे पास जहाँ से लाइसेंस आता है हमारे पास, इसे सागिया भी कहा जाता है। और इसके सबसे पहले काम यही होता है कि वो आपको या तो अपना आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करती है या आपको एडवाइजरी प्रोवाइड करती है सर्विसेज, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ आपको इंटरेक्ट भी कर सकती है। अब बेसिकली इसमें ये काम कैसे चलता है, इसमें हमारे पास इसकी ई और सर्विसेज होती हैं, यानी हमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के पोर्टल से ही ऑनलाइन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जिसमें हमें 3 से 4 तरह के प्रोसेस प्रोवाइड करती है। जिसमें सबसे पहले ये होता है कि करंट इन्वेस्टर अकाउंट हम बनाते हैं। करंट इन्वेस्टर अकाउंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपको एक रजिस्टर करके अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। देन होता है अप्लाई फॉर अ सीआर, यानी अपना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के लिए। जब जैसे आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया, आप फिर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। एंड समटाइम्स आप वहाँ पे नेशनल इन्वेस्टर भी बन सकते हैं सऊदीया के अंदर। और सब आपने फिर न्यू, अगर आप आपका कोई भी नहीं है, आपके पास सीआर नहीं है या नेशनल इन्वेस्टर नहीं है, तो आप फिर अपना एक न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसके बाद आपको एक सीआर अलॉट कर दिया जाता है। सीआर बेसिकली आपका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। द नेक्स्ट वन इज कि सागिया कई तरह के लाइसेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें से कई तरह के टाइप्स होती हैं। और सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सर्विसेज लाइसेंस। सर्विसेज लाइसेंस का मतलब ये है कि वो कंपनीज जो कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी किसी भी तरह से, और वो हम कह सकते हैं जैसे आईटी हो सकता है, लॉजिस्टिक सर्विसेज कंपनी हो सकता है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है सर्विसेज लाइसेंस। सर्विसेज लाइसेंस के अंदर हमने जिस तरह की स्टडी की कि कौन कौन सी कंपनीज फॉल करती हैं, तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन फॉल करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वाली फॉल करती है, लॉजिस्टिक सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया। These are the types of countries that falls between services license. अब सर्विस लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी। अब जो डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज लाइसेंस सागिया से लेने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उनमें हमारे पास हमेशा ऑब्वियसली हमारा शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स सऊदी एम्बेसी से हमारा कमर्शियल रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी का जो हमारी अपनी कंट्री से वो अटेस्टेड होगा, बिल्कुल वहाँ पे ऑथेंटिसाइड करवाएंगे। आपका नेशनल आइडेंटिटी वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। देन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि आप पिछले फिजिकल एक 1 ईयर में होते हैं, ताकि उन्हें पता लग सके कि आप, जिसमें वो हमने स्टडी किया था, जिसमें वो आपके ऑथराइजेशन चेक करते हैं कि दैट यू आर कैपेबल, कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सऊदीया के अंदर। देन इसके सर्विसेज फी बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जब न्यू लाइसेंस इशू करवाना होता है तो सागिया का लाइसेंस लेना तो मुश्किल है, लेकिन उसकी जो फीसिस है वो यही है कि सबसे पहले आपने लाइसेंस फी पेमेंट करनी होती है, जो कि बेसिकली 2000 रियाल होते हैं, जो कि मिनिमम 5 ईयर्स के लिए काम कर सकता है। देन आपने पेमेंट करनी होती है 10,000 रियाल्स की सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जो कि फर्दर फिर आगे नेक्स्ट ईयर 60,000 भी हो सकती है। और ये विद इन 60 डेज में आपने पेमेंट करवानी पड़ती है। अगर पेमेंट डिले हो जाएगी तो आपकी एप्लीकेशन दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगला हमारे पास लाइसेंस होता है इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जिसमें दो तरह की कंपनीज होती है, एक इंडस्ट्रियल कंपनी होती है, एक कमर्शियल कंपनी होती है। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंस जब हमने लेने के लिए, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन में जो रिक्वायर्ड है वो यही होता है कि आपके शेयर होल्डर पार्टनर्स जो सऊदी अरब से सर्टिफाइड होने चाहिए ना, साथ में आपने जो पर्सन होल्ड कर, अगर वन ऑफ द पर्सन जीसीसी से है तो वो अबशार सिस्टम में भी जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड हो। देन आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए वही फाइनेंशियल ईयर आपने वहाँ पे अप्लाई करना होता है कि जी जी मेरी ये ट्रांजेक्शन है, मैं इसलिए कैपेबल हूँ, मैं अपना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। देन आपके पास जो इसके रूल्स और रेगुलेशन है वो ये होता है कि अगर कोई पार्टनर, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्लेरिफाई करवाना पड़ता है अपने पार्टनर्स को, साथ में अपने ई सर्विसेज यानी उनकी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप वहाँ पे डेटा सबमिट करवाते हैं। द नेक्स्ट वन इज के आपने वहाँ पे अपना सऊदीया नेशनल आइडेंटिटी, अगर आपका कोई एप्लीकेंट या फिर आपका वहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं सऊदीया, वहाँ पे आपने फिर सऊदी रेजिडेंट, इफ वन ऑफ द पार्टनर्स होल्ड एनी ऑफ देम, तो आपने कमर्शियल रजिस्ट्रेशन वहीं से वही ले लेते होते हैं। लाइसेंस मस्ट रियलाइज, इसमें आप बेसिकली अब इंडस्ट्रियल्स हैं तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और मिनरल रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व होती है, जो कि आप इंडस्ट्रियल लाइसेंस देती है। साथ में जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ मेट्रोलॉजी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। The next one was a license for scientific and technical offices. License of scientific and technical office नाम से जाहिर है ये वो ऑफिसेज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके कस्टमर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। ये आपको वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी इन्हें अलाउ नहीं होती, ये प्रोहिबिटेड होती हैं। तो इनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है वो बेसिकली यही होती है कि आपने जो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की कॉपी सऊदी एम्बेसी से ऑथेंटिसाइड करवाई वो, और साथ में उस पॉइंट पे जहाँ जिस कंपनी सऊदीया में आप खुलवा रहे हैं आपका एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी आइडेंटिटी आपने वहाँ पे देनी होती है। इसके रूल्स और रेगुलेशन यही होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपकी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, सिर्फ कस्टमर्स को सपोर्ट
रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पे होते हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पे एनुअल समरी उन्होंने देनी होती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में, इनको प्रोहिबिटेड होते हैं काम करने से लिए, तो वहाँ पे सऊदी टेक्नीशियंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, हाँ, अब सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि सागिया के लाइसेंस तो हमें समझ आ गई कि लाइसेंस की ये टाइप्स होती है, ये रिक्वायर्ड होता है अब, लेकिन ये हमें जरूर पता है कि सागिया से लाइसेंस लेना मुश्किल होता है, तो हम प्रेफर यही करते हैं कि हम अपने ब्रांचेस वहाँ पे ओपन करवा देते हैं। अब ब्रांचेस ओपन करवाने के लिए काम आसान इस तरह हो जाता है कि आपको सागिया से इन्वेस्टमेंट लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, क्योंकि आप जीसीसी में आपको जरूरी होता है कि आप वहाँ पे पहले स्टेब्लिश हो। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है पहले ही आपकी कंपनी का, आप चेंबर ऑफ कॉमर्स से वहाँ पे स्टैम्प करवाते हैं, और देन आप आगे फर्दर अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़कात में, क्योंकि सऊदीया के जो रूल्स हैं उसमें अपने अपने उनके म्यूनसिपलिटीज में थोड़ा बहुत रजिस्टर होना पड़ता है, साथ में आपको ज़कात उनकी जो होता है ज़कात एंड टैक्स वाले में आपने मिनिस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है इन सर, क्योंकि ब्रांच ऑफिस का एक स्टेप इन एक्सक्लूड होता था, जो कि हमारे पास होता है कि हमने सबसे पहले लाइसेंस ही नहीं लेना, लाइसेंस तो हमारी पेरेंट कंपनी के पास होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर चेंबर ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में सबमिट करवाते हैं, जो वहाँ पे हमें इजाजत मिल जाती है, तो देन हम लोग अपनी ब्रांचेस वहाँ पे ओपन कर सकते हैं सऊदीया में। तो इनके लिए बेसिकली सिर्फ यही होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट डाटा एंटिटी अपडेट करवानी होती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ भी थ्रू। तो ये सब अब बेसिकली ये है कि अब ब्रांचेस जब सागिया से लाइसेंस लेना है तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले 2000 रियाल वैसे लाइसेंस फी देनी थी, फिर आपने 10,000 बाई ईयर सब्सक्रिप्शन देते तक 60,000 तक बेसिकली आपकी बात जा रही थी। तो जब आपने ब्रांचेस ओपन करनी है तो ब्रांचेस में फीस बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, आपके पास पहले ही आपका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास हर चीज तो पहले ही, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक चाइल्ड कंपनी, लिटिल बिट कंपनी खोलनी होती है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 टू 390 तक आपको वहाँ पे रियाल्स माइट अगर रिक्वायर होते हैं, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर या चेंबर्स के अंदर सबमिट करवाने थोड़े बहुत, उसके अलावा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। द नेक्स्ट वन मिनिस्ट्री वाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और जैसे कि हमने जब हमने देखा था कि कंपनी सेटअप किस तरह होती है स्टार्ट से स्क्रैच से लेके, तो हमने कहा था कि हमारा जो नाम रिवाइज करवाया जाता है, यानी जो हमारे रॉयल्टीज हम लोग लेते हैं या हमारा नाम रजिस्टर्ड होता है, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड होता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बेसिकली एक कैबिनेट लेवल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी कॉमर्स या इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स होते हैं ना किंगडम के अंदर, उनके रिलेटेड। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में लॉज भी बनाए जाते हैं, जिसमें से कुछ लॉज हैं, जिसमें से सबसे पहला ये लॉ होता है कि कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी या नेचुरल सऊदीया के अलावा वहाँ पे कमर्शियल एजेंट नहीं बन सकती। इट मींस कि आपने वहाँ पे जाना है तो पहले आपको सऊदी रेजिडेंट सऊदीया में आपको कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए उसको सऊदीया ही एम्बेसी के थ्रू सऊदीया रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देन आर्टिकल 3 विल सेट के कोई भी कमर्शियल एजेंट उसका नाम उस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड ही होगा, अगर वो कमर्शियल रजिस्टर बनना चाहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू ही वो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। द नंबर ऑफ फोर सेट के अगर आपने किसी भी लॉ जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एस्टेब्लिश करवाया उसको वायलेट करते हैं तो आपको फाइन भी किया जाता है, जो कि आपके बेसिकली वायलेटर्स एक्सपेंस के अंदर इन्वॉल्व पब्लिश किया जाएगा, और वो किसी भी तरह से 60,000 टू 1100 इसमें जा सकता है। अब आर्टिकल 5 ने कहा था कि इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो इसकी फी हमेशा सेम रहेगी, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ लाइसेंस यू वांट, तो इसके लिए वो उसकी फिक्स होती है 611, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए हो या किसी भी कंपनी के लिए, तो ये फीस फिक्स होती है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिससे हमने कहा था ये लॉज भी बनाती है, साथ में ये गवर्नमेंट एंटिटी है, तो गवर्नमेंट एंटिटी के साथ इसका मीन है कि गवर्नमेंट के सेक्टर्स के साथ गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होती है। तो इसमें क्या करती है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि स्टैटिक्स इसने हमेशा कलेक्ट करने होते हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिहाज से, फिर इन स्टैटिक्स को उसने रिसर्चेस करनी होती है, स्टडीज करनी होती है, साथ में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट एंटिटीज को प्रोवाइड करनी होती है। इसके साथ फिर ये ऑब्वियसली आपको सजेशन भी प्रोवाइड करते हैं नेशनल कॉमर्स या फॉरेन कंपटीशन के लिए, क्या आजकल ट्रेंड्स हैं, किस तरह हम अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। देन इसमें यहाँ पे फर्दर इसने मैन्युफैक्चर रेगुलेशन या डिसीजन या लॉस क्रिएट करने होते हैं कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मैटर्स के हिसाब से। फिर इसने बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स या मर्चेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं या उनकी इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करके उसने वो गवर्नमेंट एंटिटीज में सबमिट करवानी, ताकि बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। अगर पार्टीज म्यूचुअली एग्री होते हैं तो वो बेसिकली वहाँ पे मर्चेंट्स या मैन्युफैक्चरर्स एक न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल फील्ड में बना सकते हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो कि ये काम कर सकती है। द नेक्स्ट वन वाज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज नॉन एज, क्या ये हमारे पास जो हमारे सऊदीया के आउटसाइड कंट्रीज के साथ
पॉलिटिकल, कल्चर या फाइनेंशियल जो भी रिलेशंस हैं उनको डील कर रहा होता है, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हो सकते हैं। अब जो हमारी कंसल्टेंसी में फोल्ड करा तो उसमें ये है कि हमारे पास अगर एम्प्लॉय आता है दैट वांट बिजनेस वीजा रिक्वेस्ट, वर्क वीजा रिक्वेस्ट एंड शिप लाइसेंस एंड एयरपोर्ट पासेस फॉर सऊदीयास। अब बिजनेस वीजा रिक्वेस्ट जब हमें चाहिए होगी, ऑब्वियसली पता है कि अब एक बंदे ने जब यहाँ से जाके अपनी बिजनेस वहाँ पे कंपनी सेटअप करनी है तो इट रिक्वायर वीजा। तो यहाँ पे जो उसको वीजा रिक्वायर्ड होता है बिजनेस वीजा के लिए, तो वहां पे सबसे पहले जो उसने डॉक्यूमेंटेशन या रिक्वायर्ड कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो ये होता है कि कंपनी जो भी सऊदी अरब है वो आपको अलाउ तो करती है कि आप बिजनेस वीजा के लिए हमारा कंपनी में आए, और इन सारे प्रोसेस को बेसिकली 3 बिजनेस डेज लगते हैं। अब कंडीशंस ये होते हैं कि आपका जो आपने ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स का स्टैंप वहां पे रिक्वायर्ड होता है। साथ में आ गया वर्क विजिट रिक्वेस्ट। वर्क विजिट रिक्वेस्ट बेसिकली आपके एम्प्लॉयर्स जो आपको वहां पे हायर करेंगे वो आपका अप्लाई कर रहे होते हैं सऊदीया के अंदर, जिसके अंदर वो लेबर एंड सोशल अफेयर मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व होती हैं। और अगर आप वहाँ पे परमानेंट मोर देन 3 मंथ्स रहना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे रेजिडेंट परमिट चाहिए होता है, जिसे हम इकामा कहते हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिर्फ 2 ईयर्स के लिए वैलिड करवाती है, फॉरेन एम्प्लॉयर्स जो कि डिपेंड होते हैं रेजिडेंट वीजाज के ऊपर, तो उनको एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उन सीक एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ एम्प्लॉयर्स उनका फिल करें तो इनकी डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि दिस सर्विस इनेबल्स non-government and non-profit organization charities to request work visit for individuals। इसका भी टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो बेसिकली 3 डेज होता है, और ये सारी की सारी ई सर्विसेज होती हैं, यानी आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साइट पे जाके आपने वहां पे अप्लाई करना होता है। द नेक्स्ट वन इज इशूज ऑफ शिप लाइसेंस। इशूज एंड शिप लाइसेंस का मीन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी होती है, जिसका मीन ये होता है कि आपकी परमिट्स मिल जाएं आपको फॉरेन मिशन के लिए। अब ये विद इन सऊदीया में होता है कि आपने अगर सऊदीया से बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स करनी होती है तो आपको वहाँ पे अपनी शिप परमिट्स चाहिए होते हैं, लैंड परमिट्स चाहिए होते हैं, जिसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। ये भी हम बेसिकली इनके जो होता है साइट से असेस करते हैं। द अदर वाज वो एयरपोर्ट पास या डिप्लोमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए, पर्सनल फॉरेन मिशन के लिए इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स प्रोवाइड करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बहुत से वर्क्स थे, लेकिन जो इन्वॉल्व बेसिक मेन काम आता था वो ये आता था। अब बात आती है कि चले ये तो पता लग गया बिजनेस वीजा रिक्वेस्ट चाहिए थी, ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती थी, लेकिन इसकी फीसिस क्या होती हैं? अब जो सऊदीया होता है वो हर कंट्री के लिए अलग फीसिस रिक्वायर्ड कर रहा होता है। अब बेसिकली विद इन पाकिस्तान जो हमारे पास सऊदीया एम्बेसी या सऊदीया के विजिट हमें चाहिए होते बिजनेस के लिए, तो वो अब रिड्यूस हो चुके हैं। उस सऊदी अरब 2000 से अब वो 338 तक हो जाए, जो कि पाकिस्तान 12,500 रुपीज बनते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि अब इंजाज में रजिस्ट्रेशन आपकी होती है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होती है किंगडम ऑफ सऊदीया में एंट्री के लिए। इसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है किसी फॉरन के लिए, और ये बेसिकली आपको कोई भी वीजा सर्विस सेंटर आपको अप्लाई कर प्रोवाइड कर सकता है। द नेक्स्ट वन इसके जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब बिजनेस वीजा आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपको कोई स्पॉन्सर कर सकता है कि यानी जो कंपनी आपको कंपनी के साथ आप ज्वाइंट वेंचर्स करना चाहें सऊदी रेजिडेंट, तो आपको स्पॉन्सर करिए और आप वहाँ जाके करें, तो बिजनेस वीजा इस तरह भी सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके जो मेन मेन मैंडेटरी ऑपरेशन होते हैं वो बेसिकली यही होते हैं कि जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट इशूड होगा वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ से आपकी कंट्री की भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको वहाँ पे अटेस्ट किया जाएगा। देन आपने जो आपके पासपोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपका बेसिकली सारी एप्लीकेशन फॉर्म, एयर रेजोल्यूशन, वे फॉर्म्स वगैरह, विजिट या लोकल आईडी स्पॉन्सर्स की, वो सब के सब आप वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। द नेक्स्ट मिनिस्ट्री वाज मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपल एंड रूरल अफेयर्स। इसके नेम से जाहिर है कि ये बेसिकली आपके म्यूनिसिपैलिटीज को सुपरवाइज करेगी। जो रेगुलेशन जो किंगडम के अंदर है, जो कंट्रीज बाय सिटीज, टाउन्स बाय टाउन्स या विलेजेस के अंदर जो भी सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, वो सारी की सारी इस मिनिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व फॉल करती हैं। अब जो सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे आता है वो ये आता है कि आपने एडिंग बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस आपकी क्रिएट हो गया, आपको लाइसेंस क्रिएट हो गया। अब ऑब्वियसली आपने उसे लोकल स्टैब्लिश करना है, तो लोकल स्टैब्लिश करने के लिए आपको बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हमने साथ साथ जब फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि कंपनी सेटअप क्या होती है, तो हमने ये भी कहा था कि उसके पोस्ट ऑफिस के लिए, उसके लेटर्स के लिए उसको वहाँ पे रजिस्टर होना पड़ता है कि उनको उसका सारा डाटा उसके इस एड्रेस पे आए। तो वो सब के लिए भी आप म्यूनिसिपल और रूरल अफेयर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। साथ में ये भी है कि आपको परमिट्स अक्सर चाहिए होते हैं अपनी बिल्डिंग्स के लिए, या आपको इंजीनियरिंग ऑफिस अपने नोटिस के लिए ऑथोराइज करवाना पड़ता है। ये कमर्शियल सर्विसेज या फिर आपके ट्रांसफर, ऑनरशिप और लाइसेंस, ये भी म्यूनिसिपल में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब सबसे पहले हमारी जो एक्टिविटी आई थी वो थी एडिंग अ बिजनेस एक्टिविटी। ये बेसिकली ई सर्विसेज के थ्रू होता है, उनके पोर्टल्स के ऊपर आप लोगों ने सारा लॉग इन करके वहाँ पे सबमिट करवाना होता है। और आपका जो पासवर्ड वो बेसिकली आपने एप्शर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा था, और इसमें ये होता है कि ये सर्विसेज आपको अलाउ कर रही होती हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइसेंस को इसमें ऐड करवा सकें।
द नेक्स्ट वन, ऑथराइजिंग इंजीनियरिंग ऑफिसेज फॉर नोटिस। नाम से जाहिर हो रहा है कि जब आपकी कंपनीज को नोटिस चाहिए या किसी भी तरह का कोई भी डेटा आपको आपकी कंपनी तक पहुंचना चाहिए, तो उसमें कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें आपके कंस्ट्रक्शन नोटिस आ सकते हैं, आपके फिनिशिंग नोटिस, फाइनल फिनिशिंग नोटिस, या फिर आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट नोटिस नोटिस होते हैं। तो इनके लिए भी आपको प्री रिक्विजिट्स होता है कि उनके एक ब्लडी प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपने स्टोर आपका अकाउंट बेसिकली वहाँ पे होना चाहिए, जिसमें आप कर सकते हैं। तो देन आपको परमिट सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे म्यूनिसिपैलिटी ऑफ रूरल अफेयर से। इस बिल्डिंग डिमोलिशिंग परमिट्स, अगर आप अपनी कंपनी बिल्डिंग्स को, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को डिमोलिश करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग ऑफिस या किसी भी तरह सिटीजन को, तो ये ई सर्विसेज हैं। बेसिकली सदा का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपने म्यूनिसिपैलिटी से रिक्वायर्ड होता है कंस्ट्रक्शन लाइसेंस रीन्यू हो सकते हैं इसमें से। ये कुछ प्रोसेस है जो कि किसी भी डिमोलिशिंग परमिट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब बात आ गई इसकी चैलेंज, म्यूनिसिपैलिटी ने हमें हर चीज प्रोवाइड कर दी है, हम अपना बिजनेस एक्टिविटी करवा सकते हैं। अब म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर में कुछ फीसेस चार्जेस भी होते हैं जो कि बेसिकली आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं, जिसमें अगर आपने अपनी ऑक्यूपेंसी करनी है होटल्स पे, लग्जरी अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल रिजॉर्ट्स में, तो आप बेसिकली 2.5% टू 5% हर यूनिट की फीस होती है। फिर आगे इसका ये होता है कि 60 जो रियालत है 3 होता है पर स्क्वायर मीटर, जो कि बेसिकली इंक्रीज होकर 6 पर स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल होती है। हमने जो अपनी कंपनीज वहाँ पे सेटअप करनी होती है, ऑब्वियसली हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना होती है, रेजिडेंट के करवाई, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए बेसिकली ये होता है। और जो कि बेसिकली अगर लाइसेंस आप फर्स्ट कैटेगरी या क्योंकि सऊदी में 5 कैटेगरीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी बेसिकली ये होता है कि सऊदी रियाल 5000 तक आपने वहाँ पे वन लाइसेंस करना था, जो कि फर्दर आगे ग्रेजुएट होते थे फिफ्थ कैटेगरी तक, जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल रिड्यूस होकर 1000 तक हो सकती है। तो अभी तक जो हम लोगों ने 4 to 5 में मिनिस्ट्रीज देखी हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट देखी, देन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉमर्स देखी। तो इन सब मिनिस्ट्रीज को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी इसलिए किया था कि ये सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जब कभी कोई भी कंपनी वहाँ पे सेटअप करी होती है। तो अब ये मिनिस्ट्रीज किस तरह अपना रोल वहाँ पे अदा कर रही होती है, तो वो यही था कि पहले सागिया से हमने डील, हमेशा सागिया से डील करना पड़ता है जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट सागिया से नहीं डील करते, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है उनसे लाइसेंस लेना, तो इसलिए हम सिर्फ ब्रांच ऑफिस के ऊपर डील करते हैं। तो ब्रांच ऑफिस से सिर्फ और सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स में सबमिट करवाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें थोड़ी बहुत फीस होती है। देन उसके बाद आप गुड टू गो होते हैं, आप अपनी ज़कात में और बाकी डिपार्टमेंट्स अपने आपको रजिस्टर करवा रहे होते हैं। देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आते हैं, ये लॉज भी आपके लिए बनाते हैं, साथ में आपका नेम भी रिवाइज करवा रहे होते हैं। देन आपके पास आता है फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स बेसिकली आपका आपकी कंट्री के साथ उनके फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जिसमें आपके बिजनेस वीजास भी आ सकते हैं। ये सब कुछ आपका इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि देन द नेक्स्ट वन वाज म्यूनिसिपल रूरल अफेयर्स, जो कि आपके लोकल जो डाटा चीजें होंगी वो डिस्कस करी जाएंगी वहाँ पे। लोकल जो भी आपके काम होंगे वो उसमें म्यूनिसिपल रूरल अफेयर्स में आ सकते हैं। फॉरेन अफेयर्स में आपने बिजनेस वीजा के बारे में बात की, तो दीज आर द 4 to 5 मिनिस्ट्री जो कि इन्वॉल्व हुई थी। लास्ट वीक हम लोगों ने काम इन पे किया था। दैट्स ऑल, थैंक यू। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।